हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है डिफेमेशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। जैसे कि इसके जो वर्ड डिफेमेशन है, इसकी हिंदी क्या होती है? मानहानि। मानहानि मीन्स किसी व्यक्ति के रिप्यूटेशन को क्षतिकारित करना। हम जैसे ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी कई तरह की होती हैं, उसमें टेंजेबल भी होती हैं, इनटेंजेबल। टेंजेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास मकान है, दुकान है, ठीक है, प्लॉट है, खेती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये टेंजेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। इनटेंजेबल प्रॉपर्टी में रिप्यूटेशन आती है, ठीक है। रिप्यूटेशन हमारी ख्याति। तो रिप्यूटेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर जिसकी क्षति होती है तो शायद उसकी भरपाई करना बहुत आसान नहीं होता है। एक बार हमारी जो टेंजेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो डिस्ट्रॉय होती है तो वो उसकी हम क्षतिपूर्ति आसानी से कर सकते हैं। बट अगर एक बार रिप्यूटेशन की क्षति हो जाए तो उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। इसीलिए इसको, रिप्यूटेशन को अगर कोई क्षति करता है तो उसके लिए डिफेमेशन के तहत केस फाइल किया जा सकता है। तो अब हम इसकी देखते हैं डिफेमेशन की डिफिनीशन। सामंड कहते हैं, इट इज द पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनदर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सामंड महोदय कहते हैं कि ये डिफेमेशन क्या है? पब्लिकेशन ऑफ ए फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट। किसी भी झूठे और डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन करना। कैसे? रिगार्डिंग अनदर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किसी झूठे एवं डिफेमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिकेशन करना, प्रकाशन करना, जो कि बिना किसी जस्टिफिकेशन के करना। डिफेमेशन एक डुअल रॉन्ग है। डुअल रॉन्ग मीन्स इट इज ए सिविल रॉन्ग एंड ऑल्सो ए क्रिमिनल। टॉर्ट के अंदर डिफेमेशन तो एक अपराध, एक सिविल रॉन्ग है ही, इसके साथ साथ हमारे आईपीसी में भी सेक्शन 499 में इसको एक क्राइम माना गया है। डिफेमेशन को क्राइम माना गया है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कंपनसेशन ले सकते हैं या आईपीसी के तहत केस फाइल करके उसको पनिशमेंट दिला सकते हैं, और हम चाहें तो दोनों में जा सकते हैं। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। बेसिकली इंग्लिश लॉ में डिफेमेशन दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं लीविल, दूसरे को बोलते हैं सिलेंडर। लीविल स्थायी प्रकार का डिफेमेशन होता है, परमानेंट फॉर्म में होता है, जो कि हिंदी में हम कहते हैं अपमान लेख। मतलब अगर डिफेमेशन किसी ऐसे माध्यम से किया गया हो जो परमानेंट फॉर्म में हो, मतलब किसी पेपर में पब्लिश करवाना, प्रिंट मीडिया में न्यूज में देना, किसी चित्रण के माध्यम से, किसी पेंटिंग के माध्यम से, जो परमानेंट फॉर्म में हो, उसको कहते हैं लीविल। तो इंग्लैंड में लीविल को क्राइम बनाया गया है। अगर लीविल होता है, परमानेंट फॉर्म में डिफेमेशन किया जाता है, तो वो इट इज ए क्राइम इन इंग्लिश लॉ। सिलेंडर को सिविल रॉन्ग माना गया है। वो उसको बोलते हैं अपमान वचन। अपमान वचन मीन्स ओरली, मौखिक रूप से जब हम डिफेमेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सिलेंडर। जैसे कि किसी व्यक्ति के सामने मैंने किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया, तो ये क्या होगा? ये सिलेंडर होगा। ये परमानेंट फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में इस तरह का डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। इंडियन लॉ में चाहे लीविल हो या सिलेंडर हो, दोनों को ही लॉ ऑफ टॉर्ट
और आईपीसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं है कि लिविल जो है क्राइम होगा और सिलेंडर सिविल रॉन्ग होगा। इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या हैं? स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। जो फर्स्ट इसेंशियल है, हम स्टेटमेंट हमारा क्या डिफेमेशन के अंतर्गत आ रहा नहीं आ रहा है, इसको जांचने के लिए हमें ये 3 एलिमेंट्स को परखना होगा। अगर ये 3 एलिमेंट्स कवर होते हैं तभी वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी माना जाएगा। नंबर 1, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। जो स्टेटमेंट दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा वो कैसा होना चाहिए? डिफेमेटरी होना चाहिए, अर्थात वो कथन मानहानिकारक होना चाहिए। पहला एलिमेंट ये है कि अगर वो स्टेटमेंट मानहानिकारक नहीं होगा तो डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। इसमें केस है डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता। इस केस में क्या हुआ था कि जो मंजूलता थी, इनकी उम्र 17 वर्ष की थी और ये ग्रेजुएशन की छात्रा थी। इनके बारे में और एक रिप्यूटेड फैमिली की, अच्छी फैमिली की, जो पढ़ी लिखी फैमिली थी, लाइट फैमिली थी, उसकी मेंबर्स थी, मतलब ऐसी फैमिली को बिलोंग करती थी। इनके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा कि मंजूलता कॉलेज पढ़ने के बहाने गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस स्टेटमेंट के छपने के बाद मंजूलता का सीधी सी बात है कि इस स्टेटमेंट से क्या होगा? उनकी ख्याति को, रेपुटेशन को हानि होगी। उनके जो शादी के रिश्ते थे, जो अच्छे ऑप्शन थे, उनकी आशा बहुत ही कम हो गई। साथ ही साथ सोसाइटी में, रिलेशंस में और सब जगह उनके प्रति देखने का नजरिया लोगों का बदल गया। तो इस मामले में जब डिफेमेशन का केस फाइल किया गया तो इसमें उस न्यूज़पेपर को इसके लिए लायबल ठहराया गया, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था? डिफेमेटरी था। ऐसे किसी के बारे में, क्योंकि जो ये पेपर ने छापा था कि मंजूलता कॉलेज गई और पढ़ने के बहाने और वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो ये बिल्कुल झूठ था, फॉल्स स्टेटमेंट था। इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए इसके लिए उस न्यूज़पेपर को और जिसने वो आर्टिकल छपवाया था उसको, दोनों को लायबल ठहराया गया। इसमें दूसरा केस है साउथ इंडिया रेलवे कंपनी वर्सेस रामाकृष्णा। इस केस में क्या हुआ था कि ये रामाकृष्णा जी जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो टीटी आया और टीटी ने कहा टिकट दिखाइए। इन्होंने टिकट निकाल के दे दिया। अब इन्होंने साहब नाराज हो गए ये बहुत। इन्होंने कहा साहब ये तो मेरा डिफेमेशन कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी टिकट था। उसके बाद भी इन्होंने मुझसे टिकट मांगा और वहां बहुत सारे लोग थे। उन्होंने मेरे बारे में क्या एक गैस किया कि साहब ये बिना टिकट होगा, इसीलिए इससे स्पेशली फोर्सली टिकट मांगा गया है। तो इन्होंने केस फाइल कर दिया इस रेलवे कंपनी के ऊपर, साउथ इंडिया रेलवे कंपनी, और कहा साहब इससे इन्होंने जो मुझसे टिकट मांगा जिस तरह से, वो क्या था? डिफेमेटरी था और हमारी जो रिपुटेशन है उसको क्षति हुई। वहां लोग सोच रहे होंगे ये तो बिना टिकट है, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये जो टीटी था उसके द्वारा जो टिकट मांगा गया, आम तौर पे इस तरह टिकट मांगा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने लोग ट्रेन में बैठे हो वो सारे टिकट लेके बैठे हो। बहुत सारे लोग क्या होता है बिना टिकट बैठे होते हैं, तो जनरली टीटी आके मांगता है टिकट। तो उसका ना तो यहाँ पे किसी तरह का इंटेंशन इस तरह से था, ना ही उसने किसी गैर जिम्मेदारी तरीके से ये स्टेटमेंट दिया था। उसने तो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ये साउथ इंडिया रेलवे कंपनी डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं होगी। इसी में इन्यूडो एक वर्ड आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रोक्ति। जो स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी है, कभी कभी क्या होता है, एक तो स्टेटमेंट सीधा हो गया, जैसे मंजूलता वाले केस में देखा, उसमें कह दिया कि भाई मंजूलता भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कभी कभी ये स्टेटमेंट कैसे होते हैं? इन्यूडो फॉर्म में होते हैं। इन्यूडो फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं कि सामने से तो देखने में लगते हैं सिंपल सीधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बट इसमें इंटेंशन होता है किसी व्यक्ति की मानहानि करना, ठीक है।
तो ऐसे कथन जो किसी व्यक्ति के प्रति घुमा फिरा कर कहे गए हों, देखने में सीधे और सरल लग रहे हों, पर वो अर्थ अलग उनका निकल रहा हो, ऐसे स्टेटमेंट को भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट में माना जाएगा। बट इसमें क्या होगा कि प्रूव उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, वादी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बोला, अरे वो तो बहुत गुरु है, बहुत गुरु व्यक्ति है वो, तो अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे मेरा गुरु शब्द यूज करना, अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं साहब ये तो इन्होंने जो गुरु शब्द यूज किया है ये हमको एक गैंग के लीडर के रूप में यूज किया है कि ये उस गैंग के लीडर हैं, गुरु का मतलब यहाँ पे उस गैंग के ये लीडर हैं, उस सेंस में इन्होंने यूज किया है। तो अगर ये जो है प्लेंटिफ ये चीज प्रूव कर देता है कि ये जो गुरु वर्ड यूज हुआ है ये मेरे लिए है और ये गैंग के लीडर के रूप में कहने के लिए है, तो उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी अगर ये प्रूव कर देते हैं कि इन्वेंटिव फॉर्म में यूज किया गया है गुरु शब्द। किसी व्यक्ति के बारे में कोई कहता है कि अरे वो तो बहुत ईमानदार है, वो तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता है, जबकि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति ईमानदार नहीं बल्कि महाचोर है और वो हमेशा चोरी करता है। तो अगर इस चीज को प्रूव कर दिया जाता है कि इस सेंटेंस का जो सेंटेंस बोला जा रहा है इसका जैसे दिखाई दे रहा है इतना सरल और सीधा मीनिंग नहीं है, एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है, तो वो इन्वेंटिव फॉर्म माना जाता है और उसके लिए भी लायबिल होगा, बस प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट्स है रेफरेंस टू द प्लेंटिफ। जो हमारा डिफेमेटरी स्टेटमेंट है ये रेफरेंस टू द प्लेंटिफ होना चाहिए, मतलब ये प्लेंटिफ के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिए, तभी ये डिफेमेशन में आएगा। ये जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो ये प्लेंटिफ के प्रति निर्दिष्ट हो। इसमें केस है जिसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए, न्यू स्टेट वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। इसमें न्यू स्टेट नामक एक व्यक्ति थे, इनके बारे में एक लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट पब्लिश हुआ और कहा गया कि इनको बिगेमी के लिए पनिश किया गया है या उसके लिए प्रोसिक्यूट किया गया है, अभियोजन चला है। तो ये स्टेटमेंट एक व्यक्ति के बारे में सत्य था, ठीक है, एक व्यक्ति था न्यू स्टेट नाम का, उसके बारे में ये कथन सत्य था, पर एक व्यक्ति दूसरा था जो हज्जाम था उसी सिटी का, उसके बारे में ये कथन गलत था। उसने इस पेपर की, इस जो लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर स्टेट जो दूसरे व्यक्ति थे हज्जाम थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब केस फाइल किया और इन्होंने ये चीज इस्टेब्लिश की कि जो लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड है इसने ये चीजें हमारे लिए प्रकाशित की हैं, ये जो पब्लिश किया है ये हमारे लिए किया है, अर्थात ये इनका जो रेफरेंस था वो हमारे प्रति था। इसलिए इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड लायबिल है डिफेमेशन के लिए और उनको न्यू स्टेट को क्या करना पड़ा, कंपनसेट करना पड़ा। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ इस केस के थ्रू। ये क्लियर कहता है कि अगर जो प्लेंटिफ है उसके प्रति वो शब्द डिफेमेटरी जो है वो बोले गए हैं तो उसके लिए लायबिल होगा डिफेंडेंट, मींस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कंपनी लिमिटेड। स्टेटमेंट नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड, अर्थात जो स्टेटमेंट किया गया है डिफेमेटरी स्टेटमेंट है किसी भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट है तो उस स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए, पब्लिश भी होना चाहिए। सपोज करिए हम दो लोग हैं किसी रूम में बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और वहां पे एक दूसरे के लिए कितने भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच के वार्तालाप को नहीं सुन पा रहा है तो वो कभी भी डिफेमेशन की डिफिनीशन में नहीं आएगा। अर्थात जब तक
पब्लिश्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जब तक किसी अन्य थर्ड पर्सन की नॉलेज में हम दो लोगों के बीच में डिफेमेटरी जो भी बातचीत हुई है वो किसी तीसरे व्यक्ति के नॉलेज में अगर नहीं आती है तो उसको पब्लिश्ड होना नहीं कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड है, इसका मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट बोले गए हों वो तीसरे व्यक्ति के नॉलेज में आए। जैसे कि जब हम लोग किसी न्यूज़पेपर में, किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी सोशल मीडिया में कोई स्टेटमेंट इस तरह का लिखते हैं, देते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो क्या हुआ, वो बहुत सारे लोगों की नॉलेज में आ जाता। इसी तरह अगर हम कोई ओरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहां पे हम दो लोग हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को वहां पर पहुंच नहीं है जो आपकी बातचीत सुन ले, तो एक दूसरे के प्रति किए गए डिफेमेटरी स्टेटमेंट के लिए हम डिफेमेशन के अंतर्गत केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एक और केस के माध्यम से, महेंद्र राम वर्सेस हरिनंदन प्रसाद। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था इसने एक लेटर लिखा उर्दू में प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ चूंकि उर्दू पढ़ना नहीं जानता था, उसने क्या किया, उस लेटर को अपने एक फ्रेंड के माध्यम से पढ़ाया। उस लेटर में बहुत सारा डिफेमेटरी स्टेटमेंट बहुत से थे, तो चूंकि वो उसने क्या किया, उस तीसरे व्यक्ति से पढ़ाया, तो वो सारी चीजें जो भी उसमें स्टेटमेंट थे वो उसकी भी नॉलेज में आ गए। तो अब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और कहा साहब इससे तो मेरा डिफेमेशन हुआ है, मेरी ख्याति को बहुत, रेप्यूटेशन को बहुत क्षति हुई है, अर्थात मुझको उसके लिए कंपनसेट कराया जाना चाहिए। तो इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि अगर डिफेंडेंट को ये बात मालूम नहीं थी कि प्लेंटिफ उर्दू पढ़ना नहीं जानता है, तब ये जो है लेटर डिफेमेशन के डिफिनीशन में नहीं आएगा। अगर डिफेंडेंट ये जानता था कि उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती है, वो किसी तीसरे व्यक्ति से लेटर को पढ़ाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्लेंटिफ उसके लिए लायबिल होगा। वो अगर ये नहीं जानता था कि उसको उर्दू नहीं आती है तो वो उसके लिए लायबिल नहीं होगा। दूसरा केस है इसमें टीजे पोन्नेन वर्सेस एमसी वर्गीज। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और उस पत्र में अपने फादर इन लॉ, ससुर के प्रति बहुत अनाप शनाप बातें लिखी। अब उसकी पत्नी ने क्या किया कि वो लेटर अपने फादर को दे दिया। अब उसके फादर ने, मतलब उस पति के ससुर ने पति के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, तो कहा कि देखिए साहब, ये हमारे प्रति इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतनी गलत सलत बातें लिखी हैं, अर्थात हमारा डिफेमेशन हो रहा है इससे। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि चूंकि पति और पत्नी के बीच के स्टेटमेंट को एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के अंतर्गत प्रिविलेज मिला हुआ है, ऐसे लेटर्स को या उनके बीच के वार्तालाप को बिना एक दूसरे की कंसेंट के रिवील नहीं किया जा सकता, उसको सामने नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए इसमें डिफेमेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो पति ने पत्नी को लेटर लिखा वो सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिविलेज मिला हुआ है कि उन लेटर्स को सामने नहीं लाया जा सकता, उसको एविडेंस के रूप में नहीं लाया जा सकता। तो वो लेटर चूंकि पत्नी ने अपने फादर को दिया बिना अपने पति की सहमत के, तो इसलिए इसमें पति को लायबिल नहीं ठहराया गया। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके डिफेंस। अभी तक हमने इतना पूरा देख लिया कि कैसे डिफेमेशन होता है, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या केसेस हैं, कौन कौन से। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट तो डिफेमेटरी होंगे, देखा जाए तो प्रेमा फेसी लगेगा कि पूरा सब मामला डिफेमेटरी है, बट अगर ये 4 कंडीशन होती हैं तो हमको डिफेंस इस बात का मिलेगा कि डिफेमेशन नहीं हुआ है। नंबर 1, ट्रुथ। जो भी स्टेटमेंट किए गए हैं, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट किए गए हैं, उसके बारे में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस फाइल होता है डिफेमेशन का, अगर वो ये स्टैब्लिश कर देता है ये सारी बातें सत्य हैं, ये एकदम सत्य बातें हैं जो मैंने बोली हैं,
तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा और वो छूट जाएगा। दूसरा है फेयर कमेंट। अगर बहुत सारी चीजों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ओपिनियन दी जाती है, जैसे कोई बुक आई मार्केट में, कोई फिल्म आई, तो जो क्रिटिक होते हैं उस बुक के बारे में या उस फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी फिल्म के बारे में ओपिनियन दिया कि साहब ये फिल्म तो बड़ी बकवास है, बड़ी वल्गर है और ये फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती है, बड़ी सी ग्रेड फिल्म है, इसका डायरेक्टर जो है हमें लगता है मानसिक रोगी है, इस तरह की फिल्म बनाता है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फेयर कमेंट के अंतर्गत डिफेंस मिलेगा उसको, क्योंकि उसने अपना ओपिनियन दिया है फिल्म देखने के बाद कि ये फिल्म अच्छी नहीं है या अच्छी है, एज ए एक्सपर्ट। अब इसी तरह नेक्स्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर के द्वारा किसी के बारे में बोला गया कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो कितना भी डिफेमेटरी हो, अगर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के तहत बोला गया है तो उसके लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसके लिए उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है अपॉलॉजी। अगर जिस व्यक्ति ने डिफेमेशन किया है वो अपने उस स्टेटमेंट के साथ एक अपॉलॉजी जारी करता है, कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई और मैंने इनके बारे में ये कथन किया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हुई, ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने फला फला डेट में दिया था ये पूरा गलत है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये एक डिफेंस आपके पास हो सकता है। तो ये 4 डिफेंस है, ट्रुथ, फेयर कमेंट, प्रिविलेज एंड अपॉलॉजी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।